प्रजा के हित में ही राजा का हित है। स्वयं को प्रिय लगने वाले कार्य करने में राजा का हित नहीं, अपितु उसका हित तो प्रजा को प्रिय लगने वाले कार्य में ही है। मेरे प्रोजेक्ट प्रशासनिक नियम में मैंने विषय चुने हैं। वैसे तो प्रशासनिक नियम कौटिल्य के समय से आज तक बहुत ही विस्तार पूर्वक है, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण विषय चुने, जैसे कि प्रशासनिक नियम, राजस्व, फिर कोष, कर मतलब टैक्सेस, सीमा शुल्क, पशु पक्षी सुरक्षा, प्रजा की सुरक्षा, अनुशासन एवं सुव्यवस्था, शराब संबंधी नियम। तो इसकी संक्षिप्त चर्चा आज हम इस प्रोजेक्ट के द्वारा करेंगे। प्रशासनिक नियम मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। इनका क्षेत्र बहुत व्यापक है। इनमें राजस्व, कोष, शुल्क, कर, अनुशासन एवं सुव्यवस्था, कंपनी नियम, पर्यावरण इत्यादि सभी नियमों का तथा उनका उल्लंघन की करने पर दिए जाने वाले दंड का सूक्ष्म, विस्तृत, तर्कसंगत विवेचन किया गया है। वैसे तो सभी नियमों का पालन करवाना प्रशासन का ही कर्तव्य था, परंतु प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन करने पर प्राय अदालत, कचहरी इत्यादि में नहीं जाना पड़ता था। प्रशासन द्वारा नियुक्त उस विभाग के विभागाध्यक्ष ही ऐसे मामलों को अपराधियों का दंड इत्यादि देकर सुलझा लेते थे। तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियमों का उल्लेख करने जा रहा हूं मैं, जिनमें सुरक्षा और देखभाल का उत्तरदायित्व प्रशासन का ही होता था। इस प्रोजेक्ट के मैंने बहुत से चित्र भी चिपकाए हैं, ताकि उस समय के ये जो प्रशासनिक नियमों के संबंधित जितनी भी बातें हैं वो पता चल जाए आसानी से। तो पहला लेसन है राजस्व। राजस्व मतलब आज की मॉडर्न लैंग्वेज में हम उसे रेवेन्यू कहते हैं। आर्य चाणक्य से समय वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को होती थी। इसी समय गणना के हिसाब से प्रत्येक अध्यक्ष का वेतन दिया जाता था। यदि किसी अध्यक्ष की नियुक्ति वर्ष के बीच में होती तो उसे तदनुसार कम वेतन दिया जाता था। आजकल वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च को होती है और 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। आर्य चाणक्य के समय सभी कार्यालयों के अध्यक्ष, अकाउंटेंट्स आषाढ़ पूर्णिमा को वर्ष समाप्ति पर प्रधान कार्यालय में, हेड ऑफिस मतलब में जाकर हिसाब मिलान करते थे। यदि आय की राशि अथवा व्यय की राशि अध्यक्ष द्वारा अपने रजिस्टर में दर्ज की गई राशि से कम अथवा अधिक होती थी तो अध्यक्ष उस राशि के 8 गुना अधिक जुर्माना देना पड़ता था। परंतु यदि रजिस्टर में आय अधिक और व्यय कम दर्ज किया होता था तो आय या व्यय में जो अधिकता अथवा कमी होती थी वह अध्यक्ष को ही दे दी जाती थी। यदि प्रधान अध्यक्ष निर्धारित समय पर क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंच जाता था तो वहां के विभागीय अध्यक्ष हिसाब किताब दिखाने में असमर्थ होते थे तो उन्हें प्रथम साहस का मतलब 48 से 96 पाउंड तक दंड दिया जाता था। परंतु अगर समय पे वो नहीं पहुंचता तो उसे दुगना साहस दंड दिया जाएगा, मतलब 96 से 192 दंड दिया जाता, फंड का दंड दिया था। फंड मतलब उस टाइम की करेंसी, कौटिल्य के टाइम की। यदि किसी अध्यक्ष के पास देय राजस्व बाकी होता था और यदि वह निर्धारित 5 दिन के भीतर उसे नहीं देता था तो वह भी दंडनीय होता था। अध्यक्ष का कर्तव्य था कि वह आय, व्यय और बचत का विवरण साफ साफ रजिस्टर में प्रतिदिन, प्रति 5 दिन, प्रति पक्ष, प्रति मास, प्रति 4 मास, प्रति वर्ष लिखे। यदि क्लर्क वार्तालाप को रजिस्टर में नहीं लिखता था तो राजकीय आज्ञा का उल्लंघन करता था तो अथवा आय व्यय के संबंध में विपरीत कल्पनाएं करता था तो उसे प्रथम साहस दंड दिया जाता था। क्रम के विरुद्ध लिखने वालों, उलट पलट कर विपरीत लिखने वाले, बिना सोचे समझे लिखने वाले अथवा किसी वस्तु को दोबारा लिख देने वाले कर्मचारी को 12 फंड का दंड दिया जाता था। बचत धन के समय मतलब निवी, ऐसी गड़बड़ी करने पर 24 फंड का दंड और गबन करने पर 96 फंड का और अपव्यय करने पर 60 फंड का दंड दिया जाता था। इस वर्णन से सुस्पष्ट है कि आर्य चाणक्य के प्रत्येक कार्य में सटीकता चाहते थे। जैसा कि पहले भी कहा चुका है कि उन्होंने प्रत्येक अपराध के लिए दंड को ही प्राथमिकता देते थे, क्योंकि इससे एक
और तो राजकोष में वृद्धि होती थी और दूसरे दंडित व्यक्ति ही प्रभावित होता था, अन्य कोई नहीं। आजकल राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये राजस्व सचिव के निर्देशन और नियंत्रण में रहकर कार्य करता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधनों द्वारा प्राप्त आय व्यय का ब्यौरा राजस्व विभाग रखता है। आयकर से प्राप्त धन प्रत्यक्ष साधनों से प्राप्त धन है और अन्य साधनों से प्राप्त धन यथा विदेशी माल के आयात से प्राप्त धन, सीमा शुल्क कर, कृषि कर इत्यादि अप्रत्यक्ष साधनों से प्राप्त धन है। इस धन का संग्रह करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे, जो आर्य चाणक्य के लिए जिला अकाउंटेंट के समान है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कार्य आयकर, चुंगी कर, सीमा कर, कृषि कर इत्यादि को वसूलना है। इसे अतिरिक्त बाढ़ आ जाने, अकाल पड़ जाने, महामारी फैल जाने इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के समय आपातकालीन प्रबंधन करना भी इसी का उत्तरदायित्व होता है। आंतरिक झगड़े हो जाने पर अथवा बाह्य आक्रमण जैसे आपत्तियों से निपटना भी इसी का कार्य होता था। राज्य के राज्यपाल और केंद्र के प्रत्येक मंत्री के हवाई अड्डे पर स्वागत करना भी इसी की जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्राय भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा इंडियन सिविल सर्विसेज का सदस्य होता है। इसकी नियुक्ति राजकीय प्रशासन यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी परीक्षा का उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है। आजकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का उत्तरदायित्व 4 प्रकार से है। कलेक्टर के रूप में, जिला प्रशासक के रूप में, जिला न्यायाधीश के रूप में और जिला विकास अफसर के रूप में। जबकि पहले के समय कलेक्टर का उत्तरदायित्व केवल शासकीय बकाया राशि और भूमि संबंधी राजस्व वसूलना ही था। इसी कारण उसका नाम कलेक्टर पड़ा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का संपत्ति कर की गणना करने वालों और कर लेने वाले डायरियों और बकाया राशि की अच्छी तरह छानबीन करनी होती है और वे सभी संभव कदम उठाने होते हैं जिससे रुका हुआ धन शीघ्र प्राप्त हो सके। उसे सावधानी पूर्वक उन फाइलों और दस्तावेजों का निरीक्षण करना पड़ता है जिन्हें डिप्टी कमिश्नर अथवा कमिश्नर के पास जाना होता है। इसी प्रकार प्रशासन में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद चुनौती से परिपूर्ण है। इन सबका मुखिया कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कहा जाता है। अभी दूसरा देखते हैं कोष। आर्य चाणक्य के अनुसार सारे कार्य कोष पर निर्भर होते हैं यानी ट्रेजरी, अतः राजा को कोष पर सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए। आर्य चाणक्य द्वारा कोष में वृद्धि करने के निम्न उपाय बतलाए गए हैं। राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ाना, राष्ट्र के चरित्र पर ध्यान रखना, चोरों पर निगरानी रखना, राजकीय अधिकारियों को रिश्वत लेने से रोकना, अन्न के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, व्यापार को बढ़ाना, अग्नि आदि के भय से राज्य की सुरक्षा करना, यथा समय यथोचित कर वसूली करना और सोने आदि की भेंट लाना। कोषक्षय के भी 8 कारण बतलाए गए हैं, जिसमें प्रतिबंध, प्रयोग, व्यवहार, अवस्थान, परिहायन, उपभोग, परिवर्तन और अपहार। राजकर वसूल न करना, राजकर वसूल करके अपने अधिकार में न रखना, अधिकार में करके भी उसे खजाने जमाना या न कराना, ये 3 प्रकार के क्षय प्रतिबंध कहे जाते थे। जो अध्यक्ष इनके माध्यम से कोशिश करता था उसे उस पर शत की गई राशि का 10 गुना जुर्माना होता था। राजकोष के धन की स्वयं ही लेन देन करके उसे बढ़ाने का प्रयत्न करना प्रयोग कहलाता था। राजकोष के धन के स्वयं ही व्यापार करना व्यवहार कहा जाता था। ऐसा करने पर दुगुना दंड दिया जाता था। नियम पर वसूली न करके रिश्वत लेने की इच्छा के समय बीत जाने पर भय दिखा कर राजकर लेने वाले अधिकारी को अवस्थार कहा जाता था और शत राशि से 5 गुना अधिक दंड दिया जाता था। जो अध्यक्ष अपने कुप्रबंध के कारण आय कम कर देता था या व्यय को बढ़ा देता था तो उससे उस हानि को परिहापन कहते थे। ऐसा करने पर अध्यक्ष को हानि से 4 गुना दंड देना पड़ता था। तो इस तरह से राजकोष के द्रव्य को दूसरे द्रव्य से बदल देना परिवर्तन कहलाता था। प्राप्त आय को
आय को रजिस्टर में न चढ़ाना, व्यय को रजिस्टर में चढ़ाकर भी खर्च न करना और प्राप्त हुई बचत के संबंध में मुकर जाना, यह 3 प्रकार का अपहार था। इसके द्वारा कोष की हानि करने वाले अध्यक्ष को हानि से 12 गुना अधिक दंड दिया जाता था। नियमित आय में कमी दिखलाने वाले को ही नहीं अपितु उससे अधिक आय दिखलाने वाले को भी अपराधानुसार दंड दिया जाता था। इस प्रकार आर्य चाणक्य अहित करने वाले का निग्रह करने में तथा हित करने वाले पर अनुग्रह करने में विश्वास रखते थे। आजकल भारतीय रिजर्व बैंक ही कोष की भूमिका निभाता है। 1985 इंडियन ट्रेजरी एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत कोष के निम्न कार्य बतलाए गए हैं। सरकार के अन्य वित्तीय स्रोतों के साथ राजस्व का प्रबंधन करना, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त धन का निरीक्षण करना और आर्थिक प्रबंधन करना, अर्थ संबंधी मामलों और प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखना, सरकारी विभागों के लिए आर्थिक योजनाएं बनाना। कोष सब बैंकों और विभागों से आंकड़े और सूचनाएं प्राप्त करता है। आजकल प्रत्येक बैंक का भी कोष होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रोजेक्ट्स को कार्यान्वित करने के लिए उन्हें पैसा नियमित रूप से प्राप्त होता रहे। कोष का यह भी प्रयास रहता है कि राजकीय आय में वृद्धि हो और व्यय में कटौती हो। भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अन्य राज्यों को भी ऋण भी देता है। भारतीय रिजर्व बैंक आय, व्यय, वेतन आयोग, सार्वजनिक व्यय, सरकारी व्यय की जांच इत्यादि कार्य करता है। धन की आवश्यकता होने पर भारत सरकार इनकी सलाह से 2 प्रकार के ऋण दस्तावेज जारी कर सकती है। ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स अथवा डेटेड सिक्योरिटीज। ट्रेजरी बिल्स 1 वर्ष तक की अवधि के दस्तावेज होते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और बिना किसी खतरे में इनमें पूंजी निवेश किया जा सकता है। राज्य सरकार ट्रेजरी बिल्स जारी नहीं कर सकती। वह केवल बॉन्ड्स अथवा डेटेड सिक्योरिटीज ही जारी कर सकती है, जो स्टेट डेवलपमेंट लोन यानी राज्य विकास ऋण के नाम से जानी जाती है। राज्य सरकारों के अपने अपने कोष होते हैं, परंतु अब सब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट आदेशों पर ही कार्य करते हैं। अभी कर, टैक्सेस, तीसरा लेसन। राजस्व हो गए, कोष, अभी कर। प्रजा को सुरक्षा और सुख सुविधा आदि प्रदान करने के बदले राजा उनसे कर भी लेता था। उस समय विभिन्न व्यवसायियों से विभिन्न दर से कर लिया जाता था। मछुआरों को अपनी आमदनी का 6ठा हिस्सा कर रूप में देना पड़ता था। समुद्र तट के व्यापारी बंदरगाहों के नियमानुसार माल के मूल्य का 5वां या 6ठा भाग टैक्स देते थे। सरकारी नौकाओं द्वारा माल लाने व माल ले जाने का किराया वे अलग से देते थे। अपने सौंदर्य के कारण जीविका कमाने वाली गणिका अपनी मासिक आमदनी के हिसाब से 2 दिन की कमाई कर के रूप में राजा को देती थी। बाहर से आई हुई नटमंडली प्रत्येक खेल पर 5 पर्ण राजकर के रूप में देती थी। जुए में जीतने वाले जुआरी 5% कर के रूप में वसूल किया जाता था। विदेश से बिक्री के लिए आए हुए नमक के मूल्य का 6ठा भाग राजकर के रूप में देना पड़ता था। बेचने वाले को भी 5% ब्याजी रूप तथा रूपी भी राजकर के रूप में देने पड़ते थे। खरीदने वाला भी राजकर देता था। राजकीय बाजार को कोई व्यापारी यदि बाहर से नमक मंगवाता था तो उसे 6% राजकर के अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ता था। टकसाल में 100 पन मूल्यों के सिक्कों पर 8 पन जनता से राज्य कर के रूप में लिए जाते थे, जिसे रूपी कहा जाता था। और टकसाल में 100 रुपए पर 8 पन जो राजकर के रूप में लिए जाते थे वे पारीक्षिक कहे जाते थे। सब दंडों में प्रति सैकड़ा 8 पन सरकारी कर होता था, परंतु यदि दंड की रकम 100 पन से कम होती थी तो 100 पर 5 पन सरकारी टैक्स के रूप में लिए जाते थे। अपने धन और परिश्रम से यदि नदी, झील और कुओं पर रट लगाकर खेत की सिंचाई की जाती थी तो उपज का 1/4 भाग राजा को कर के रूप में दिया जाता था। शत्रुओं तथा चोरों के डर से जो गोपालक अपनी गौओं की सरकारी चरागाह में ही बंद रखता था, उस गौओं से प्राप्त आमदनी का 10वां भाग राजा को देना पड़ता था।
अरक्षित जंगलों से पकड़े गए पक्षी, मृगादि का छठा भाग लेकर उन्हें सरकारी जंगलों में छोड़ा दिया जाता था। सीमा की रक्षा करने वाला सीमा पर तैनात अंतपाल माल में ले जाने वाली प्रत्येक गाड़ी से समापन मार्ग रक्षा के कर के रूप में वसूल करता था। घोड़े, खच्चर, गधे इत्यादि एक खुर वाले पशुओं द्वारा माल ले जाने वाले गाड़ी से आधापन, बकरी, भेड़ आदि छोटी पशुओं पर एक चतुर्थांश पण और कंधे पर भार ढोने वाले व्यक्तियों के एक मास तांबे का सिक्का कर के रूप में लिया जाता था। पानी लग अभी कर में छूट भी दी जाती थी उस समय। पानी लग जाने के कारण नुकसान हुए माल का कर माफ कर दिया जाता था अथवा आधा टैक्स ही लिया जाता था। आजकल भी सरकार प्रजा से ही कर लेती है और प्रजा पर ही खर्च कर देती है। जीएसटी आने से पूर्व लगभग 25-26 प्रकार के कर भारत में प्रचलित थे, परंतु जीएसटी आने से 15 प्रकार के कर समाप्त कर दिए गए। वे जीएसटी के अंतर्गत ही समाविष्ट कर लिए गए हैं, परंतु यह ध्यातव्य है कि एक श्रेणी विशेष के लिए एक ही प्रकार का कर होता था। जैसे वेतनभोगी आय कर देते हैं, उनमें सबके लिए एक जैसा ही आयकर है। जैसे कि 2,50,000 तक की सालाना आय पर टैक्स नहीं है। 2,50,000 एक से 5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख की तक की आय पर 20% टैक्स है। 10 लाख एक से ऊपर की आय पर 30% टैक्स है। 50 लाख से ऊपर की आय पर 10% सरचार्ज है और 1 करोड़ से ऊपर 15% सरचार्ज है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख तक आयकर नहीं है और जो वरिष्ठ नागरिक 80 साल से अधिक है उनके लिए 5 लाख तक आय पर की छूट है। इस प्रकार कृषि कर सब कृषकों के लिए समान है, तो व्यावसायिक कर सब व्यवसायियों के लिए एक समान है। आर्य चाणक्य के अर्थशास्त्र की भांति आज भी कुछ स्थानों पर छूट दी जाती है। मुख्य रूप से सेक्शन 80D के अंतर्गत चिकित्सा बीमा पर 30,000 रुपए तक की छूट है। सेक्शन 80C के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस इत्यादि में 1.5 लाख रुपए का निवेश करने पर 1.5 लाख रुपए पर कर की छूट मिलती है। इसी प्रकार घर के किराए की रसीद देने पर भी आयकर में कुछ छूट मिलती है। अभी सीमा शुल्क, प्रशासनिक नियम बहुत सारे हैं, लेकिन है ना, संक्षिप्त में देखते थोड़ा थोड़ा। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर लगाया जाता है। आचार्य चाणक्य ने इसे शुल्क इस नाम से अभिहित किया है। आचार्य चाणक्य के समय शुल्काध्यक्ष शुल्क विषयक समग्र जानकारी रखता था। वह शुल्कशाला का निर्माण करवाता था। शुल्कशाला में 4-5 कर्मचारी रखे जाते थे जो माल को लाने और ले जाने वाले व्यापारियों का नाम, उनकी जाति, उनका निवास स्थान, माल का विवरण और उस पर कहाँ कहाँ मोहर लगी है सब विस्तार पूर्वक लिखते थे। सीमा शुल्क के संबंध में आचार्य कौटिल्य का अध्ययन अत्यंत सूक्ष्म एवं सटीक है। झूठ बोलकर, माल पर झूठी मोहर लगाकर, बढ़िया माल के स्थान पर सस्ता माल रखकर तथा अन्य किसी ढंग से जो चुंगी न दे या कम दे, उस पर किस अपराध के लिए कितना जुर्माना होना चाहिए, यह आचार्य कौटिल्य ने विस्तार से दिया है। चुंगी सड़क अथवा नाव द्वारा ले जाने वाले या लाए जाने वाले माल पर लगाई जाती थी। सड़क द्वारा माल लाना अथवा ले जाना, जिन व्यापारियों के माल पर मोहर नहीं लगी होती थी, तो जितना शुल्क उन्हें देना होता था उससे दुगना जुर्माना उनसे लिया जाता था। जो व्यापारी अपने माल पर नकली मोहर लगाते थे उन पर शुल्क का 8वां गुना जुर्माना किया जाता था। जो व्यापारी मोहर लगाकर उसे मिटा देते थे उन्हें 3 घड़ी तक, यानी 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, ऐसे स्थान पर बिठाया जाता था जहां पर आने वाले सभी उस अपराध को जान जाते थे। माल का नाम बदलने वाले व्यापारी को 1.25 दंड दिया जाता था। यही दंड उस व्यापारी को भी दिया जाता था जो बढ़िया माल की जगह उसी प्रकार की दूसरी पेटी में घटिया माल रखकर उसका मूल्य कम कर देता था।
जो व्यक्ति चुंगी देने के भय से बढ़िया माल को घटिया बतलाता था तो उसे उत्तम साहस दंड दिया जाता था, 500 से 1000 पन का। शस्त्र, कवच, लोहा, रथ, रत्न, अन्न और पशु आदि प्रतिबंधित वस्तुएं लाने ले जाने पर उस वस्तु को जब्त कर लिया जाता था तथा अपराधी को पूर्व निर्धारित दंड दिया जाता था। विवाह, यज्ञ, जन्मोत्सव, देव पूजा, मुंडन, जनेऊ, गोदान, व्रत आदि धार्मिक कार्यों के लिए ले जाने वाले माल पर चुंगी नहीं ली जाती थी। चुंगी के भय से जो अपने माल का संबंध उपयुक्त कार्यों से बतलाता उसे चोरी का दंड दिया जाता था। आर्य चाणक्य के अनुसार सीमा शुल्क 3 प्रकार का होता था। बाह्य, अपने राज्य से उत्पन्न वस्तु पर सीमा शुल्क। अभ्यंतर, राजमहल तथा राजधानी से उत्पन्न वस्तु पर सीमा शुल्क। तथा आतिथ्य, विदेश से आने वाले वस्तुओं पर सीमा शुल्क। ये तीनों सीमा शुल्क 2 प्रकार के होते थे। निष्क्राम्य मतलब अर्थात बाहर जाने वाले मार्ग पर लगाया गया सीमा शुल्क, और प्रवेश, बाहर से आने वाले मार्ग पर लगाया गया सीमा शुल्क। आर्य चाणक्य के समय खानों से कच्चा माल खरीदने और बेचने वालों पर 600 पन का दंड दिया जाता था। आजकल आजकल सीमा शुल्क कैसे है तो देखिए, आजकल पहले शहर में प्रवेश करने वाले विभिन्न वस्तुओं पर स्थानीय म्युनिसिपल कमेटी कुछ शुल्क लगाती थी, जिसे चुंगी कहा जाता था। पहले इस कारण यह कहा गया क्योंकि अब जीएसटी के आने से यह चुंगी समाप्त कर दी गई, परंतु जीएसटी आने से काफी पूर्व प्रत्येक शहर की सीमा पर चुंगी घर होता था। चुंगी देने के पश्चात ये वस्तु शहर में लाई जा सकती थी। यह चुंगी 3% से लेकर 6% तक होती थी। तत्पश्चात यह चुंगी केवल गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में ही ली जाने लगी। उड़ीसा और केरल में चुंगी नहीं अपितु प्रवेश शुल्क, चुंगी मतलब ऑक्ट्रॉय, प्रवेश शुल्क मतलब एंट्री फी, लिया जाता था। चुंगी और प्रवेश शुल्क में अंतर थोड़ा सा अंतर था। चुंगी स्थानीय म्युनिसिपल कमेटी द्वारा निर्धारित किया जाता था। अभी इस तरह से पशु पक्षी की सुरक्षा, देन प्रजा की सुरक्षा, देन शराब के नियम, प्रशासनिक शराब के लिए, पशु पक्षी की जो पशु और प्राणी की जो जातियां अभी समाप्त होने लगी है उस पर की है ना, उसके उसके बारे में मैंने लिखा है इस प्रोजेक्ट में। और उसके लिए गवर्नमेंट कौन से उपाय कर रही है, और निचली स्तर यानी स्कूलों में भी है ना, स्टूडेंट लोगों से प्रोजेक्ट करवा कर पर्यावरण के सुरक्षा के लिए उपाय किए जा रहे हैं। मतलब सभी तरीके से आजकल गवर्नमेंट प्रयत्न कर रही है हमारी सरकार। तो देखो ये सरकार के कुल इतने सारे करोड़ रुपए, 11,39,50 करोड़ रुपए पीड़ितों के लिए डायरेक्ट प्रदान किए गए हैं। जनधन खाता है। बहुत सारे मतलब अनुशासन सुव्यवस्था संबंधी मैंने लिखे हैं। तो सार्वजनिक कल्याण के लिए कौटिल्य ने जैसे उस समय उपाय बताए हैं, उसी तरह आज भी प्रशासन इन चीजों का ध्यान देता है। सारे भारत में 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को शराब पीना मना है। इसके अतिरिक्त तो चुनाव के पहले दिन, चुनाव वाले दिन तथा मतगणना के दिन शराब नहीं पी जा सकती। भिन्न भिन्न राज्यों, उपयुक्त राज्यों, तो शराब के बहुत सारे उस समय के नियम, सुरा संबंधी नियम से वो लिखा है। फिर आज होली, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, वाल्मीकि जयंती, दिवाली, गुरु नानक जयंती, रामनवमी, महाशिवरात्रि, ईद उल फितर, मोहर्रम, मिलादुन नबी इत्यादि। तो इस तरह से
मार्च 2012 से मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत खून में अल्कोहल की मात्रा अधिक से अधिक 0.03% हो सकती है। खून में अल्कोहल की इससे अधिक मात्रा होने पर 2,000 रुपए से 10,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है और 6 महीने से लेकर 4 वर्ष तक की कारागार हो सकती है। तो इस तरह से कौटिल्य के समय प्रशासनिक नियम और आजकल की न्याय प्रक्रिया उसी बारे में, प्रशासनिक नियमों के बारे में। तो इस तरह से संक्षिप्त में मैंने मेरे प्रोजेक्ट के बारे में आपको बतलाया है। तो अभी एक प्रार्थना से हम समाप्ति करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।